हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे उपनिवेशवादी इतिहासकार और उनकी मुख्य जो क्रिएशन है उसके बारे में। पहले हम कर चुके हैं बेटा उपनिवेशवादी इतिहास लेखन क्या है, उसका उद्देश्य क्या था और उसकी विशेषताएं क्या थी। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो देख लेना, छोटा सा लेक्चर है। तो उसमें अब हम करेंगे उपनिवेशवादी इतिहासकार और उनकी क्रिएशन। जो शुरुआत करते हैं चार्ल्स ग्रांट से। चार्ल्स ग्रांट ने एक बुक लिखी, ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बुक का नाम बहुत लंबा है, तो वो लिखा। उसमें उन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया वो बहुत भारतीयों के प्रति बहुत ज़्यादा दुरापूर्ण नहीं था। बेसिकली वो इवेंजलिकल स्कूल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी से बिलोंग करते थे। तो इवेंजलिकल एक सोसाइटी थी अमेरिका की, और बेसिकली वो क्रिश्चियन मिशनरी ही थे, मान सकते हो आप उनको। तो उन्होंने कहा कि भारत में जो, पहले तो उन्होंने लिखा, ऑब्जर्वेशन की है इसमें, तो उन्होंने कहा कि भारत की जो समाज की दुरावस्था है उसको सुधारा जा सकता है, और ये किसके द्वारा किया जा सकता है? क्रिश्चियनिटी के द्वारा, ईसाई धर्म के द्वारा, और पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा, यानी शिक्षा के द्वारा। तो उनका जो ये दृष्टिकोण था वो काफ़ी पॉपुलर रहा क्रिश्चियन मिशनरीज में, क्योंकि उनको ये लगता था कि क्रिश्चियन मिशनरीज को कि भाई अब भारत में जो आने का उनका आधार है वो बन चुका है, राइट। उसके बाद जो हम बात करते हैं वो करते हैं जेम्स मिल की पुस्तक का। जेम्स मिल की पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये 1806 से उसने 1818 तक लिखी, और जब उसने ये बुक लिखी तो इस बुक का जो आधार था वो प्राच्यवादियों का वर्क नहीं था। प्राच्यवादी तो भारत के सोसाइटी के बारे में सकारात्मक लिख रहे हैं, उनकी संस्कृति के बारे में, बल्कि उसने अपने जो स्रोत किया, मतलब अपनी किताब का जो उसका आधार था वो उन लोगों के किताबें थी जो कि ऑलरेडी भारतीयों के इसके अगेंस्ट थे, जैसे रॉबर्ट आर में के जो वर्क हैं, बुकानन के वर्क हैं, टाइटलर के वर्क हैं। तो वो चाहता तो वो प्राच्यवादियों के वर्क्स को यूज़ कर सकता था। जेम्स मिल की जो किताब है उसमें कई खामियां हैं। एक खामी तो ये है कि उसने इस किताब में अनुसंधान पद्धति, जो रिसर्च मेथडोलॉजी है, उसका फॉलो नहीं किया। उसने प्राइमरी सोर्सेज को यूज़ नहीं किया। उसने बेसिकली जो सोर्सेज यूज़ किए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो लंदन में स्थित उनका कार्यालय है, उनके पेपर्स को यूज़ किया। तो अगर वो सरकारी पेपर्स को यूज़ कर रहा है तो बेसिकली वो अपनी किताब में किसका दृष्टिकोण इम्पोज कर रहा है? सरकार का, खुलेआम, क्योंकि उसका सोर्स ही वो है। और दूसरा, जेम्स मिल की जो पुस्तक है वो एक ऐसी पुस्तक है जो पॉपुलर तो बहुत हुई, लेकिन किसके बीच में? केवल ब्रिटिशर्स के बीच में। वो इतनी पॉपुलर हुई कि अगर हम देखें कि उसकी खूब तारीफ हो रही है। तारीफ हो रही है इन द सेंस कि 1818 में जब ये पब्लिश हुई तो तब से ये हेल्बरी में जो एक ट्रेनिंग कॉलेज था जिसमें कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी, उस ट्रेनिंग स्कूल में ये किताब सिलेबस के रूप में थी, क्योंकि नेचुरली वो ऐसा ही रवैया अपने सिविल सर्वेंट के मन में क्रिएट करना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसा कि इस पुस्तक में दिया गया था। जेम्स मिल ने जो ये पुस्तक थी वो 3 खंडों में, पहले उसने 3 खंडों में लिखी, जिसमें कि उसने प्राचीन और मध्यकालीन भारत के बारे में लिखा। तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के बारे में वो खूब क्रिटिसाइज कर रहा है भारत की सोसाइटी को, कि भारत की सोसाइटी जड़ है, उसमें बहुत कम चेंज, मतलब परिवर्तनशील नहीं रही है। और वो ये कहता है कि जो भारत की हिंदू मतलब जो प्राचीन काल है वो यूरोप में जो सामंतवाद का काल था उससे भी बदतर था। यानी सामंतवाद, अगर तुमने पढ़ा हो यूरोप की हिस्ट्री तो पता है कि मध्यकालीन जो पीरियड है वो इसको यूरोप में क्या बोलते हैं? अंधकार का युग। भाई रेनेसां के पीरियड से ही तो वहाँ पे थोड़ा पुनर्जागरण के पीरियड से ही वहाँ पे प्रगति, और वहाँ पे जो तुम कह सकते हो बौद्धिक प्रगति वो शुरू हुई। तो जेम्स मिल भारत की जो सोसाइटी है उसको क्या बता रहा है कि वो सामंतवाद में जो यूरोप में सोसाइटी थी उससे भी बदतर थी। भारत की संस्कृति को अनुशासनहीन, व्यवस्थाहीन, प्रशासन की कोई सिस्टमैटिक पद्धति नहीं है, और साथ में जो अगर प्रशासन है भी, जो शासन है वो निरंकुश है। अब उसी ने बाद में 3 खंडों में ब्रिटिश का जो पीरियड है वो कवर किया,
और ब्रिटिश पीरियड में उसने ब्रिटिश शासन की खूब तारीफ की। उसने कहा कि क्योंकि वो ब्रिटिश शासन को उसने क्या बताया, उपयोगी। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना कि उपयोगितावादी सिद्धांत क्या था। उपयोगितावादी सिद्धांत ये था कि किसी भी संस्था की जो वैल्यू है कसौटी पे कब खरा उतरेगा वो, जबकि वो उपयोगी होगा। तो जेम्स मिल के अनुसार जो ब्रिटिश शासन था वो भारतीयों के लिए उपयोगी था, और चूंकि ये उपयोगी था इसलिए वो इम्पॉर्टेंट था, इसलिए ये इसका औचित्य है भारत में स्टैब्लिश होने का। राइट। जेम्स मिल की पुस्तक जो है वो खूब तारीफ की गई। मैंने बताया आपको 1818 से लेकर और लगभग 1844 तक इसके खूब संस्करण, मतलब जो रीप्रिंट हैं वो आए। अब इसके अलावा जैसे बताया था मैंने कि मैकॉले ने भी इसकी तारीफ की। उस मैकॉले ने हाउस ऑफ लॉ उसमें कॉमन्स में कहा कि ये गिबन के बाद, गिबन आप जानते होंगे उसने रोमन इतिहास पे लिखा, उसने कहा कि ये गिबन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है हिस्ट्री की। और उसके पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल उसने भी कहा कि ये जो है सबसे शिक्षाप्रद ऐतिहासिक कृति है। इवन यहाँ तक कि एच विल्सन जो कि प्राच्यवादी है और उसका दृष्टिकोण जेम्स मिल के दृष्टिकोण से अलग है, और एक किस्म से कह दो कि वो उसको अपोज भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी तारीफ कर रहा है कि हाँ ये जो है एक महत्वपूर्ण कृति है। 1844 के बाद से जेम्स मिल की जो किताब है उसका पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हुई। अब इसके बाद आता है बेटा एक और किताब एल्फिंस्टन की। एल्फिंस्टन जो है वो जेम्स मिल की तरह नहीं था, वो भारत में ही अधिकारी था। वो भारत में बॉम्बे का गवर्नर भी रह चुका था। शायद 1827 में उसने इससे इस्तीफा दे दिया, और मुझे लगता है अपने रिटर्न कामों के लिए उसने दिया होगा कि ताकि वो ज़्यादा अच्छी तरह अपने जो बौद्धिक कार्य हैं उनको कर सके। ये मेरा अजम्पशन है, हो सकता है उसने किसी पर्सनल रीज़न से दिया हो। तो उसने इस्तीफ़ा दिया और उसने जो बुक लिखी, उसकी बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इंडिया। तो बुक में उसने जेम्स मिल की अपेक्षा ज़्यादा सिस्टमैटिक जो पद्धति है, जो हिस्ट्री राइटिंग की पद्धति है उसको फॉलो किया। एक तो उसने सोर्सेज यूज़ किए, कौन से, जो कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे बाबर के मेमोइर्स को ट्रांसलेट किया था एस्काइन ने, तो उसके वर्क को वो जानता था, मतलब जबकि उसने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। दूसरा वो जेम्स प्रिंसिप भी इस बीच जो है बहुत सारे अभिलेखों को पढ़ चुके थे। तो वो जेम्स प्रिंसिप के जो वो थे अभिलेखीय जो उसने इन्फॉर्मेशन दी थी, अभिलेखों को पढ़ा था, तो उनसे भी अवगत था। एस्काइन के वर्क से भी अवगत था, जेम्स प्रिंसिप के वर्क से भी अवगत था। इसके अलावा वो भारत में ही रहा था, मतलब एक लंबे अरसे से, वो 16 साल का ही आ गया था भारत में, तो एक लंबे अरसे से वो भारत में रह रहा था, तो वो भारतीय समाज को ज़्यादा अच्छी तरह जानता था, बजाय कि एक ऐसे व्यक्ति से जो कि लंदन में ही रहा और जो कि भारत कभी नहीं आया। तो उसका किताब जो है वो ज़्यादा सिस्टमैटिक थी। उसने काल का विभाजन भी दिया कुछ हद तक, और लेकिन फिर भी उसका जो दृष्टिकोण था वो उपनिवेशवादी ही दृष्टिकोण था। राइट। एल्फिंस्टन का ही एक शिष्य था जिसका नाम था ग्रांड डफ। तो ग्रांड डफ ने पुस्तक लिखी हिस्ट्री ऑफ मराठास। हिस्ट्री ऑफ मराठास जो है वो सिस्टमैटिक पुस्तक थी हिस्ट्री पे, और उसने प्राइमरी सोर्स यूज़ किए थे। इनफैक्ट उसने जो पेशवा कार्यालय के जो डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो उसको अवेलेबल कराए थे एल्फिंस्टन ने। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एल्फिंस्टन जो है बॉम्बे का गवर्नर रह चुका था, तो वो उसको अवेलेबल कराए उसने, एल्फिंस्टन ने, ग्रांड डफ को। और ग्रांड डफ ने पुस्तक लिखी हिस्ट्री ऑफ मराठा, जो कि 1825 में पब्लिश हुई 2 खंडों में। ये अच्छी पुस्तक थी, क्लासिकल इसको कृति बताया गया, क्रिएशन बताया गया, किंतु ये बहुत फेमस नहीं हुई। इसी का एल्फिंस्टन का एक जो सबसे पॉपुलर शिष्य हुआ और जिसकी किताब भी बहुत पॉपुलर हुई वो कर्नल टॉड था। कर्नल टॉड कौन था? कर्नल टॉड वही ब्रिटिश सिविल सेवा से संबंधित था, और उसने राजपुताना में एज ए पॉलिटिकल, ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल एजेंट है उसके रूप में सर्व किया था।
टॉड जो है वो राजपूताना से बहुत प्रभावित था। उसने बहुत गहन अध्ययन किया वहाँ पे अभिलेखों का, उनकी मुद्राओं का। इनफैक्ट वो खुद भी बहुत प्रभावित था इससे, राजस्थान से। तो उसने जो किताब लिखी वो रोमांच से भरपूर थी उसकी किताब, और उसकी किताब का नाम था बेटा एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। उसने बहुत सारी चीज़ें और भी लिखी हैं, मतलब बहुत सारी उसकी राइटिंग और भी हैं, बट उसकी जो सबसे फेमस बुक है वो है एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जिसमें उसने राजस्थान के जो लोक श्रुतियाँ हैं, जो राजस्थान के विश्वास हैं और जो उनके फोकलोर्स हैं, उन सबको बहुत डिटेल में इसमें दिया गया है। तो क्योंकि ये रोमांटिसिज्म से प्रभावित थी किताब, तो खूब चली और अभी भी काफ़ी फेमस है। किंतु इस बुक में भी जो उसका एटीट्यूड है वो चाहे रोमांस से भरपूर हो, किंतु उद्देश्य वही है जो कि बाकी उपनिवेशवादी इतिहासकारों का था। और इस बुक में उसके कुछ तथ्यात्मक वो भी हैं, मिस्टेक भी हैं, फैक्चुअल मिस्टेक भी हैं इसमें, एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में। किंतु फिर भी ये काफ़ी फेमस किताब है। आज भी हम राजस्थान के इतिहास पे जो अगर कहें कि हाँ ठीक है, ये एक ठीक ठाक किताब है जो आपको एक बड़ा मतलब मोटा मोटा ओवरव्यू देती है। अब टॉड के बाद अगर हम देखें, कुछ किताबें ऐसे लिखी गई थी जो इसी उपनिवेशवादी इतिहासकारों द्वारा, जो कि इंडिविजुअल कैरेक्टर्स पे लिखी गई। जैसे मैकॉले ने लिखी एसेज ऑन क्लाइव। अब एसेज ऑन क्लाइव में उसने क्लाइव को एक ऐसा महानायक बनाकर पेश किया है कि जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित किया, और उसमें सारे चरित्र जो गुण हैं वो भर दिए कि वो वीर था, अनुशासन वाला था और नैतिक चरित्र वाला था। तो क्लाइव को उसने एक महानायक के रूप में पेश किया मैकॉले ने। अब आप जब राष्ट्रवादी इतिहासकार पढ़ोगे ना, तो राष्ट्रवादियों ने इनकी प्रतिक्रिया की थी। तो बी.डी. बसु ने एक बुक लिखी क्लाइव द फॉर्जरर। आप समझ सकते हो कि नाम से पता चल रहा है कि उस पुस्तक में क्या होगा, क्लाइव द फॉर्जरर। और मैकॉले ने जो ऐसे ऑन क्लाइव लिखा, उसमें क्लाइव को एक बहुत महानायक के रूप में पेश किया। मैकॉले के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, अगर वो देखें तो जे.बी. मेल्सन है। जे.बी. मेल्सन ने बहुत सी बुक्स लिखी हैं। इसमें एक जो उनकी सबसे फेमस है वो 1857 के रिवोल्ट पे लिखी गई है, और उन्होंने 1857 का जो म्यूटनी पे लिखी थी, तो उसमें उन्होंने ये साबित किया कि भारतीयों का जो म्यूटनी थी वो इसलिए, म्यूटनी बेसिकली तो उन्होंने म्यूटनी बताया इसको, म्यूटनी मतलब कि सैनिक विद्रोह, और ये सफल क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि भारतीयों में अनुशासन की कमी थी, ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी। कुछ हद तक ठीक भी था, मतलब उनका जो इवैल्यूएशन था। तो वो जे.बी. मेल्सन की ये किताब थी। लेकिन वो भी अपनी बुक में क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे कि ये कोई जो म्यूटनी थी, ये कोई पॉपुलर रिवोल्ट नहीं था, बल्कि ये एक मुट्ठी भर सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह था। इलियट और डाउसन की जो बुक है वो भी उपनिवेशवादी इतिहास में ही काउंट होती है। और इलियट और डाउसन, इलियट जो था एक वही सिविल सर्वेंट था, और जो डाउसन था वो बाहर एक प्रोफेसर था हिस्ट्री का, आई थिंक लंदन में ही था, हाँ लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में था। तो उसमें वो प्रोफेसर था हिस्ट्री का। उन दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी जो कि 8 खंडों में पब्लिश हुई, और उस किताब का नाम क्या था, वो था द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस। ये किसके आधार पर थी, जो इसका सोर्स था वो सल्तनत काल में और जो मुगल काल में जो वृत्तांतकार हुए, मतलब जो हिस्टोरियंस हुए उस पीरियड के, जिन्होंने हिस्ट्री लिखी, तो उस पर आधारित था। और चूंकि ये अच्छा वॉल्यूमिनस वर्क है, 8 वॉल्यूम में लिखा गया है, तो बाद में जो इतिहासकारों ने लिखा उन्होंने इनका वर्क यूज़ किया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आधार बन रहा है बाद वाले जो वर्क्स हैं। अगर हम इलियट और डाउसन के बाद देखें तो कुछ और
बता देती हूँ आपको। तो एक स्टीफसन की बुक है, स्टीफसन ने किताब लिखी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, जिसमें कि उसने ये शो किया कि देखो भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसने ही सामाजिक सुख जो है क्रिएट किया है, क्योंकि उन्होंने विधि का शासन क्रिएट किया है, रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं वो क्रिएट किया है। और अगर और आगे चलते हैं तो जे टॉलबॉयस व्हीलर की किताब है, और उसकी किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम। तो उसने बेसिकली संस्कृत सोर्सेज यूज़ करे हैं, किंतु संस्कृत सोर्सेज में भी यूज़ तो करे हैं, मतलब मेथडोलॉजी तो उसकी ठीक है, लेकिन उसका भी दृष्टिकोण कैसा है, उपनिवेशवादी। जैसे कि वो कहता है कि भारत में राष्ट्रीयता का विकास ही नहीं हुआ, और उसके लिए दोषी मानता है ब्राह्मणों को, कि ब्राह्मणों की स्वेच्छारिता या निरंकुशता के कारण भारत में राष्ट्रवाद का जो है, राष्ट्रीयता का विकास नहीं हुआ। इवन मुस्लिम शासन के लिए भी वो कहता है कि ये बहुत क्रूर शासन था, मतलब बहुत क्रूवल शासन था। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो एक किताब है हेनरी मायने की, और वो है एंशिएंट लॉ। एंशिएंट लॉ, हेनरी मायने खुद भी विधि विभाग में कार्यरत था, और उसने पढ़ा, उसने भारत के जो एंशिएंट पीरियड के लॉस हैं उसके बारे में पढ़कर एक संकलित वर्जन उसने पेश किया जिसका नाम है एंशिएंट लॉस। अब वो एंशिएंट लॉज उसने करा तो ठीक, लेकिन उसने भी कंपैरिजन कर रहा है वो यूनान के और रोम के। तो जब लॉस के साथ, तो जब वो कंपैरिजन कर रहा है तो कंपैरिजन में वो क्या कह रहा है कि जो भारतीय हैं उनका जो विधि विधान था या जो उनके लॉस थे वो यूरोपियन, और ख़ासतौर पे क्या बताया मैंने, यूनानी और रोमन, उनके लॉस के इक्विवेलेंट नहीं थे। अब अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास और किताब आती हैं, जैसे उसमें हम ले सकते हैं B.S. स्मिथ, तो बहुत बाद का हो गया। और किताब क्या ले सकते हैं हम, हाँ हंटर की ले सकते हैं हम, विल्सन हंटर की किताब ले सकते हैं। विलियम विल्सन हंटर भी उपनिवेशवादी इतिहासकारों में आता है। तो उसकी किताब जो है वो 4 किताबें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो है उसकी एनल्स ऑफ रूरल बंगाल। अब ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आमतौर पर उपनिवेशवादियों ने केवल पॉलिटिकल इतिहास लिखा भारत का, राइट, मतलब पॉलिटिकल इतिहास पे जोर दिया। तो जो ये एनल्स ऑफ रूरल बंगाल है, इसमें ये विल्सन हंटर जो है वो क्या कर रहा है कि आर्थिक जो अध्ययन है उसकी शुरुआत कर रहा है, जिसको कि बाद में मोरलैंड बहुत बढ़ा रहे हैं। अब वो बाद में जब मोरलैंड पढ़ेंगे तो मोरलैंड के बारे में बताएंगे तो तब उसमें पता चलेगा। तो ये जो है एक आर्थिक अध्ययन के अग्रदूत के रूप में, कौन, विलियम विल्सन हंटर, जो एनल्स ऑफ रूरल बंगाल उन्होंने लिखी। एक उन्होंने लिखी जो उनकी सबसे कंट्रोवर्शियल है हमारे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से, वो है इंडियन मुसलमान। तो इंडियन मुसलमान में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश शासन था वो बेसिकली मुस्लिम के लिए घातक था, यानी ये सबसे ज़्यादा डेंजरस किसके लिए साबित हुआ, मुस्लिम के लिए। और मुस्लिम के लिए क्योंकि ये घातक साबित हुआ तो अब मुस्लिम के विकास के लिए कुछ खास प्रयास किए जाने चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, यानी उनके लिए उनके विकास का विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। अब ये देखो, ये कहीं ना कहीं जो डिवाइड एंड पॉलिसी की जो शुरुआत है उसका आधार बन रहा है ये कि भाई मुसलमानों को फेवर करो, ब्रिटिश उनके लिए स्पेशल विकास करने के लिए उनके लिए कुछ फेवर करें। तो ये कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तानियों को धर्म पर बांटने की नीति थी उसका आधार बन रहा है, राइट। अच्छा, इनकी एक और किताब है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इन्होंने क्या किया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में ये कहते हैं कि जो भारत पर ब्रिटेन की विजय हुई है वो कोई ऐसा नहीं है कि एकदम ही हो गई है, वो एक लंबी प्रक्रिया थी और उसकी लंबी प्रक्रिया की परिणति थी। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट का जो फैक्टर था, कारक था, वो क्या था कि जो ब्रिटेन का चरित्र, यानी ब्रिटेन का जो नैतिक चरित्र है वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। एक उन्होंने और किताब लिखी रूलर्स ऑफ इंडिया। तो रूलर्स ऑफ इंडिया में जनरली उन्होंने ये बताया कि जो भारत के रूलर्स हैं वो मतलब वो अत्याचारी और निरंकुशवादी थे।
ठीक। तो अगर विल्सन के बाद हम आते हैं तो V.S. स्मिथ को आते हैं, विंसेंट एडम स्मिथ। विंसेंट एडम स्मिथ बड़ा वर्सटाइल पर्सनैलिटी थे। तो वो डॉक्टर भी थे, एक मुद्रा शास्त्री भी थे, इवन आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, और इतिहासकार तो थे ही, क्योंकि हम उनको एज ए इतिहासकार ही पढ़ रहे हैं। तो V.S. स्मिथ और प्रशासक भी थे, सिविल सर्वेंट थे। तो उन्होंने 1900 तक, मतलब 1869 से लेकर शायद 1900 तक, डेट्स चेक कर लेना एक बार, तो 1869 से लेकर 1900 तक उन्होंने इंडिया में सर्व किया। और उसके बाद भी उन्होंने बाहर जाके डबलिन में उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई। तो उन्होंने जो किताबें लिखी, एक तो लिखी उन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में, राइट। फिर उनकी आई एक ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो भारत, मतलब वो भारत की कला के प्रति बहुत प्रभावित थे। उन्होंने एक और किताब लिखी, मतलब जो भारत के संदर्भ में कह सकते हैं, वो है फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया एंड सिलोन, फाइन आर्ट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया एंड सिलोन। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया और जो ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बहुत फेमस थी, बहुत रेफरेंस बुक्स के रूप में। इवन हमने भी पढ़ी है ये किताबें, तो मतलब अच्छी किताबों में मानी जाती थी उस समय। अब तो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया, तो उस समय जो है वो अच्छी एक रेफरेंस बुक्स में थी। अर्ली हिस्ट्री ऑफ, अब V.S. स्मिथ का जो दृष्टिकोण है वो क्या है, वो ये मानते हैं कि जो साक्ष्य हैं वो 100% वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते, ठीक है। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी उन्होंने अपना उपनिवेशवादी दृष्टिकोण तो दिया ही है। जैसे उन्होंने जो किताब है उनकी 478 पेजेस की, तो उसमें से 66 पेज जो है उन्होंने अलेक्जेंडर, जो सिकंदर का अभियान है भारत में, उसको मतलब उसके बारे में लिखा हुआ है। अब आप ये सोचिए कि अलेक्जेंडर का जो अभियान है, बाकी अगर भारतीय बाद में हम देखते हैं राष्ट्रवादी या बाद में बहुत सारी पुस्तकें जो लिखी गई हैं एंशिएंट इंडिया पे, तो उनमें बहुत कम दिया हुआ है। लेकिन V.S. स्मिथ ने ज़्यादा दिया। अब V.S. स्मिथ ने क्यों ज़्यादा दिया, क्योंकि वो यूरोपियन की जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है उनको मान रहे हैं ना। तो और यूनान कहाँ है, यूरोप में। तो उनको ये लगता है कि भारत की परंपरा रही है कि वो यूरोपियन से हारे, ये उनकी परंपरा रही है। V.S. स्मिथ एक और चीज़ है कि V.S. स्मिथ भारतीय समाज का उन्होंने अच्छा सहानुभूतिपूर्ण विवरण दिया है, वर्णन भी किया है, लेकिन भारत के लिटरेचर को वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं मानते। जैसे उन्होंने बाण भट्ट का जो बाण का जो हर्ष चरित्र है, तो उसने कहा कि कुछ इसमें इंटरेस्टिंग है, बाकी उबाऊ है, राइट। इसी तरह वो राजपूत जो महाकाव्य है उसको कहते हैं कि ये बिल्कुल रूक्ष है। तो V.S. स्मिथ और उनके हिसाब से जो बेस्ट पीरियड था वो गुप्त काल था, और गुप्त काल में भी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का। तो और इवन मौर्य प्रशासन में जो अर्थशास्त्र में उन्होंने प्रशासन व्यवस्था की हुई, वो ये कहते हैं कि वो प्रशासन व्यवस्था जो है वो बड़ी निरंकुशवादी है, राइट। और ये सब कहकर वो कहीं ना कहीं ये शो कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश शासन है उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, और चूंकि भारतीयों की परंपरा रही है, एक लंबी परंपरा रही है कि भारतीय जो हैं वो विदेशियों द्वारा शासित होते रहे, तो वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के जो शासन है उसका औचित्य, मतलब कि वो औचित्यपूर्ण है, ये दर्शाना चाह रहे हैं V.S. स्मिथ। एक और ले लेते हैं मोरलैंड, W.H. मोरलैंड का। तो मोरलैंड इस बारे में अलग है, क्योंकि जो विल्सन ने शुरू किया था ना, विल्सन हंटर ने जो आर्थिक इतिहास, तो उसको बढ़ा रहे हैं मोरलैंड, W.H. मोरलैंड ने भी जो पुस्तकें लिखी मोरलैंड ने, तो उसमें से हम ले सकते हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं उनकी। जैसे V.S. स्मिथ ने भी 9 पुस्तकें लिखी थी, लेकिन हिस्ट्री से रिलेटेड, लेकिन हमने डिस्कस की केवल 3। तो इसी तरह W.H. मोरलैंड ने भी बहुत सी किताबें लिखी हैं। जैसे उसने लिखी फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, एक उसने लिखी है एट द इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, ठीक है। और एक उसने लिखी है एग्रेरियन, जो सबसे उसकी फेमस मेरे हिसाब से है, एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया। फिर उसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर भी लिखा है। उसने लैंड रेवेन्यू जो है वो यूनाइटेड प्रोविंस के बारे में भी लिखा है।
लेकिन उसकी जो सबसे प्रसिद्ध किताब है वो है एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया। तो उसमें उसने दर्शाया है कि जो ब्रिटिश हैं उन्होंने भारत को, एक ऐसे भारत को प्राप्त किया था जो कि मुस्लिम की आर्थिक नीति, मुस्लिम जो शासन है उसकी आर्थिक नीतियों से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। तो उन्होंने, मतलब कि उन्होंने विरासत में ही एक ऐसा भारत प्राप्त किया जो कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं था, क्योंकि जो मुस्लिम शासन है उनकी आर्थिक नीतियाँ जो थी वो अच्छी नहीं थी, उनका जो रेवेन्यू सिस्टम था वो ठीक नहीं था। और उसकी तुलना में जो ब्रिटिश का शासन है, मतलब जो ब्रिटिश का रेवेन्यू सिस्टम है वो अच्छा था। तो ये सब किताबें थी हमारी उपनिवेशवादी इतिहासकार की। बहुत सारी किताबें पढ़ने की, मतलब अगर आप याद नहीं रख सकते हो तो कुछ इम्पॉर्टेंट किताबें आप याद रख सकते हो। ओके, थैंक यू।